हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। यानी जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक को आवेश देने के यानी उसको आवेशित करने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। तो जितना भी कार्य हम करते हैं वही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जैसे अगर हम ये माने कि ये कोई चालक है और इस चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, इसको लगातार हम आवेश दे रहे हैं। वो घर्षण के द्वारा भी हो सकता है या किसी वायु स्रोत के द्वारा भी हो सकता है। तो जब हम इसको आवेशित कर रहे हैं, इसको आवेश देते हैं, तो इस आवेश को देने में हमें कार्य करना पड़ता है। तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य ही चालक की स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब देखते हैं कितना होता है। तो जब इसको आवेश नहीं था उस समय इसका विभव कितना रहा होगा, 0। और जब हम इसको आवेशित करते हैं तो इसका विभव जो है, विभव पहले तो 0 रहा होगा, लेकिन जब हम इसको आवेशित करते हैं तो 0 से बढ़कर इसका विभव कितना हो जाएगा, मान लेते हैं b। पहले इसका विभव 0 रहा होगा, लेकिन जब हम इसको आवेश देते हैं तो इसका आवेश देने पर इसका विभव 0 से बढ़कर b हो जाता है। तो इसमें औसत विभव की बात करें तो औसत विभव, तो पैराग्राफ चेंज करके लिखे पहले। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। तो अब यहां पर देखें तो ये कोई चालक है हमारा। अब इस चालक की धारिता अगर यहां पर C है और इस चालक को हम Q आवेश दिए, Q आवेश देने पर इसका विभव जो है 0 से बढ़कर कितना हो गया, V हो गया। तो अब इस चालक का औसत विभव हम क्या लिखेंगे, तो औसत विभव तो 0 प्लस V, यानी प्रारंभिक 0 था, अंतिम V है, दोनों को ऐड करके इसका आधा कर देंगे, इसका औसत निकाल ले एवरेज, तो कितना हो जाएगा, V/2। ये इसका हो गया औसत विभव। तो इसको आवेशित करने में किया गया कार्य, तो आवेशित करने में कृत कार्य W इक्वल टू औसत विभव बटे आवेश। इसके लिए आप यानी चूंकि आप कहां से इसको हम लिखे ये भी आपको बता दें, तो हमने विभव को परिभाषा डेल्टा या विभव तो इक्वल टू में पढ़ा W बाई W बाई Q। तो यहां से W बराबर निकालेंगे तो डेल्टा यानी औसत विभव इनटू आवेश। तो यहां से W बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q। अब यहाँ पर इसका मान रखें, औसत विभव V/2 1/2 इंटू V Q। यह हो गया हमारा किया गया कार्य। और चूंकि हमने अभी आपको बताया कि किया गया कार्य क्या होता है, स्थिर ऊर्जा, तो चूंकि कृत कार्य W इक्वल होगा चालक की स्थिर ऊर्जा, चालक की स्थितिज ऊर्जा
स्थिर ऊर्जा को हम यू से दिखाते हैं, यदि इसको हम यू लिखेंगे, यानी यू बराबर हमारा हो गया, तो u इक्वल टू 1/2 Q इंटू V। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और भी फार्मूले, चूंकि Q बराबर होता है CV, जहां C क्या है, चालक की धारिता। तो अगर हम ये मान यहां पर रख दें तो U बराबर इसके Q रखेंगे तो CV 1/2 CV स्क्वायर। मात्रक ऊर्जा है इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो यहां तक हम इसको लिख लेंगे, नोट कर ले। अब ये हेडिंग इसी को और v के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, तथा तो v के स्थान पर हम लिख सकते हैं, v के स्थान पर q/c, तो ये आपका हो जाएगा u स्क्वायर 1/2, यहाँ पर v के स्थान पर q/c लिखेंगे तो q स्क्वायर बटे c, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगले दिन हमारे है आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों का पुनर्वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, यानी हम दो चालक ले लें, एक चालक हम यहां प्लेन ले रहे हैं ए, और एक चालक ये है बी। इस चालक की धारिता हम मान ले रहे हैं C1 और इस चालक की धारिता C2 है। इस चालक को भी आवेशित किया जाए, यानी इसको हम बाह्य स्रोत से आवेश कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। तो मान लेते हैं इस पहले चालक को आवेश दे रहे हैं Q1 आवेश जैसे ही हम देंगे तो चालक को आवेश देने पर इसका विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहले जब आवेश नहीं रहा होगा तो इसका विभव 0, अब हम इसको आवेशित कर देते, इसका विभव मान ले रहे हैं V1 हो गया। दूसरे चालक को भी आवेशित कर रहे हैं, यानी इसको भी चार्ज कर रहे हैं, इसको आवेश हम दे दिए Q2, जिससे इसका विभव हो गया V2। ये दो चालक है, दोनों को हमने आवेशित कर दिया। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आवेशों का पुनर्वितरण, यानी अब हम इन चालक को एक दूसरे से जोड़ेंगे, किसी पतले तार से इनको अगर हम जोड़ दिया जाए तो ये इससे कुछ आवेश एक से निकल के दूसरे पर चले जाएंगे। तो इस घटना को जब आवेश एक से दूसरे पर स्थानांतरित हो रहा है तो इसी को हम बोलते हैं आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यानी इस पे आवेश था, इस पर भी आवेश था, लेकिन जब जोड़ते हैं तो किसी एक से आवेश किसी दूसरे पे चला जाता है। तो यही घटना हमारी क्या कहलाती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी आवेशों का पुनर्वितरण, फिर से आवेश वितरित हो रहा है।
अब इस घटना में आवेश एक से दूसरे पर जाएगा। अब ये बात आती है कि आवेश किस चालक से निकल करके किस चालक पर जाएगा, यानी चालक ए से आवेश चालक बी पर जाएगा या चालक बी से आवेश चालक ए पर आएगा, ये बात है। अब यहां पर तीन चीजें हैं, एक तो आवेश Q1 Q2, एक धारिता C1 C2, एक विभव है V1 V2। अब हम ये नहीं जानते कौन ज्यादा है कौन कम है, या किसके ज्यादा होने से आवेश किस पर जाएगा या किसका पर कम। तो अगर हम ये कहें कि जिसका आवेश ज्यादा होगा, क्या आवेश उससे निकल के कम वाले पे जाएगा, यानी अगर हम ये कहें कि Q1 का मान अगर ज्यादा मान लिया जाए, अगर Q1 को हम ज्यादा कहें कि Q1 जो है Q2 से ज्यादा है, तो क्या ये भी जरूरी है कि Q1 से यानी पहले वाले चालक ए से आवेश दूसरे चालक बी पर जाएगा? क्या ये संभव है या ये जरूरी है कि यही होगा? दूसरा, अगर हम कह दें कि इसकी धारिता ज्यादा है, कि C1 का मान C2 से ज्यादा है, यानी C1 की धारिता ज्यादा है और C2 की कम है, तो क्या आवेश C1 वाले से यानी पहले चालक से दूसरे चालक पर जाएगा? ये इस धारिता पर निर्भर करता है। तीसरी बात, विभव की अगर बात करें कि विभव अगर कम ज्यादा हो तब चार्ज, तो हम यहाँ पर इस बात को ऐसे समझेंगे, इस चीज को हम ऐसे बनाएंगे कि अगर हम दो बर्तन ले लें, एक ये बर्तन है और एक ये बर्तन है, ये जो बर्तन है इसकी धारिता यानी ये कितना धारण कर सकता है, इसमें इसकी धारिता हम एक मान लेते हैं, समझाने के लिए ले रहे हैं 10 लीटर। इसकी धारिता है 10 लीटर और ये जो बर्तन है इसकी धारिता है 15 लीटर। यानी हमारा पहला बर्तन यानी ये ए है और ये बी है, यानी कहने का कि बी की धारिता जो है वो ज्यादा है, बी की क्षमता कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है। अब इन दोनों में हम पानी भर दे रहे हैं। पहले जब इसमें पानी नहीं भरा होगा तो इसमें पानी का लेवल जो था वो कितना था, 0, पानी 0 ऊंचाई तक था। अब इन दोनों में पानी भरना स्टार्ट कर दिए, कोई भी द्रव या पानी भर दिए। हमने इसमें 8 लीटर पानी भर दिया। जैसे हम इसमें आवेशित करते हैं यानी आवेश देते हैं, वैसे इसमें हम द्रव भर रहे हैं 8 लीटर। इसकी धारिता है 10 लीटर, 10 लीटर धारण कर सकता, लेकिन हमने इसमें भरा कितना है, 8 लीटर। ठीक, इसको भी हमने आवेशित इसमें भी भरे, मान लो ये भर दिए हम 12 लीटर, 12 लीटर। तो देखें इस बर्तन में हमने 8 लीटर भरा, तो ये जैसे जैसे हम इसमें द्रव भरेंगे तो इस द्रव की ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी। तो इस द्रव की ये ऊंचाई है, अच्छा यहां से यहां तक। इसमें जब हम द्रव भरे तो ये द्रव यहां से यहां तक भर गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई H2। अब अगर इन दोनों बर्तनों को एक दूसरे से एक पतली पाइप के द्वारा हम यहां नीचे से जोड़ दें, यहां पर जोड़ दें। अब जैसे हम जोड़ देंगे तो इसमें किस बर्तन से ए से बी में द्रव जाएगा या बी से ए में? तो हम ये जानते हैं कि जिसमें द्रव की ऊंचाई ज्यादा होगी उससे द्रव कम ऊंचाई वाले में जाएगा, यानी द्रव की ऊंचाई यहां पर ज्यादा है इसलिए द्रव इससे निकल के इसमें जाएगा। अब यहां पर देखें तो इसकी धारिता कम है,
10 लीटर का था, ये 15 लीटर, फिर भी द्रव 10 लीटर से 15 लीटर वाले में जाएगा। यानी यहाँ पर द्रव के स्थानांतरित होने के लिए बर्तन की धारिता कौन कम है कौन ज्यादा है, ये जिम्मेदारी नहीं होती, इसका कोई उत्तरदायी नहीं होता कि हाँ इसकी धारिता कम है या इसकी धारिता ज्यादा है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि किसकी ऊंचाई ज्यादा है। यानी द्रव उस तरफ प्रवाहित होता है जिस पर कम ऊंचाई होती है। यानी कहने का अर्थ यह है अधिक ऊंचाई से द्रव हमेशा कम ऊंचाई की ओर प्रवाहित होता है। यानी जिधर की ऊंचाई ज्यादा होगी उधर से द्रव कम ऊंचाई की तरफ प्रवाहित होता है। यानी जिसके द्रव का तल नीचा होता है उधर की ओर द्रव प्रवाहित होता है। जिधर द्रव ज्यादा ऊंचाई पर होता है उधर की ओर द्रव प्रवाहित नहीं होता। ठीक, यानी आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि द्रव जो होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत ज्यादा द्रव होता है, नदी छोटी होती है, फिर भी नदी में कम द्रव होता है, फिर भी नदी का द्रव समुद्र की ओर चलता है, ना कि समुद्र का द्रव नदी की ओर चलता है। यानी नदी की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से ऊपर होती है, इसलिए उधर से द्रव का प्रवाह किधर होता है, समुद्र की ओर होता है। समुद्र में बहुत द्रव होता है, यानी इसमें जैसे इसकी तुलना में अगर देखा जाए यहाँ 10-12 लीटर है, फिर भी इधर से इधर की ओर आ रहा है। यानी किसकी धारिता ज्यादा है ये भी निर्भर नहीं करता, किसमें ज्यादा है ये भी निर्भर नहीं करता। यानी अगर दो चालक में आवेश की बात करें कि किस चालक की धारिता ज्यादा होगी तो उससे आवेश का प्रवाह निर्भर करेगा, नहीं। किस में ज्यादा आवेश है ये निर्भर करेगा, ये भी नहीं है। ये निर्भर करता है कि किस चालक की विभव ज्यादा है। जिस चालक का विभव ज्यादा होगा, ठीक है, उधर से आवेश निम्न विभव की ओर जाएगा। अगर V1 का मान ज्यादा है तो आवेश V1 से इधर की ओर जाएगा, V2 यानी A से B की ओर जाएगा। और यदि V2 का यानी इसका आवेश ज्यादा यानी V2 का मान V1 से ज्यादा है तो आवेश इधर से इधर की ओर आएगा, यानी B से A की ओर आएगा। इसमें ये कभी निर्भर नहीं करता कि किसकी धारिता कम ज्यादा है या किसमें आवेश कम ज्यादा है, ये तनिक भी निर्भर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आवेश का प्रवाह विभव पर निर्भर करता है। आवेश सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। यानी यहाँ पर जिसका विभव ज्यादा होगा उधर से आवेश निम्न विभव की ओर प्रवाहित होगा। यानी अगर ये धन आवेश है तब, धन आवेश है तब, ऋण आवेश के लिए नहीं बात। तो यानी यहां से इसमें जिसका आवेश विभव ज्यादा होगा उधर से कम विभव की ओर आवेश प्रवाहित होता है। तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि V1 का विभव V2 से ज्यादा है। इस कंडीशन हम ये मान ले रहे हैं कि V1 ग्रेटर देन है V2 से। इससे जब हम तार जोड़ देंगे तो इससे आवेश निकल करके इधर की ओर जाएंगे। अब बात ये आती है कब तक जाएंगे। जैसे इसमें इससे द्रव इधर की ओर प्रवाहित होगा, अगर हम जोड़ देते हैं तो द्रव इससे इधर की ओर कब तक प्रवाहित होगा, जब तक इन दोनों की ऊंचाई बराबर नहीं हो जाएगी। जैसे जैसे द्रव इसमें प्रवाहित होगा इस द्रव की सतह नीचे आएगी और इस द्रव की सतह ऊपर की ओर जाएगी, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ेगी और इसकी ऊंचाई घटेगी। और जब दोनों बराबर हो जाएंगे उस कंडीशन में द्रव का प्रवाह रुक जाएगा। यानी जब दोनों के द्रव के तल की ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो द्रव प्रवाह रुक जाए। ठीक उसी प्रकार से इसमें जब दोनों के विभव समान हो जाएंगे तो आवेशों का प्रवाह रुक जाएगा। इससे आवेश इसमें जाएगा तो इसका विभव घटेगा और इसका विभव क्या होगा, बढ़ेगा। और जब धीरे धीरे इसका विभव इसका दोनों का विभव क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा, तो आवेशों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी आवेशों का प्रवाह विभवांतर पर निर्भर करता है। विभव में अंतर होगा तो आवेशों का प्रवाह होगा, विभव में अंतर नहीं होगा यानी विभव बराबर हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह जो है वो रुक जाएगा। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास दो चालक हैं A व B, जिनकी धारिता C1 व C2 है।
जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर उनके विभव V1 व V2 हो जाते हैं और V1 ग्रेटर देन है V2 से। ठीक, तो पहले हम इस बात को लिख लेते हैं। तो पहले इसमें लिखें, माना दो चालकों A व B की धारिता क्रमशः C1 व C2 है। इन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्रमशः V1 व V2 हो जाते हैं। कोष्टक में लिख लेंगे V1 ग्रेटर देन V2, V1 का जो मान है वो V2 से ज्यादा है। तो अब देखें, तो नीचे लिखें, उसके नीचे अभी हमने इनको जोड़ा नहीं है, इस प्रकार से है, अलग अलग है। तो इनकी जो धारिता है यानी आवेश, तो इसको Q1 आवेश दिए तो इसका विभव V1 हो गया, इसको Q2 आवेश दिए इसका विभव V2 हो गया। तो हम उसके नीचे लिखेंगे, तो Q1 बराबर हमारा हो गया C1 V1 तथा Q2 बराबर हो गया C2 V2। ये अब हमें कहते हैं कि इनको हम फिर से जोड़ दिए। चालकों को परस्पर चालकों को पतले तार से जोड़ देने पर उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है। हमने आपसे कहा कि अगर हम इनको जोड़ देंगे, तो अब यहां पर हम इसको फिर से बना दे रहे हैं। अब हम इसको आपस में जोड़ दिए। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो एक का विभव घटेगा, दूसरे का विभव बढ़ेगा, और ये तब तक होगा जब तक दोनों के विभव बराबर नहीं हो जाते। अब इनका हम विभव मान ले रहे हैं V। तो जब ये विभव इसका V1 एक का V2 हो जाता है, तो इसका विभव अब V हो गया, तो धारिता तो उतनी ही रहेगी और कुल आवेश भी उतने ही रहेंगे। कुल आवेश की अगर बात किया जाए, कुल आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस एक से आवेश की मात्रा कुछ निकल के दूसरे पर चली जाएगी। लेकिन कुल वैल्यू, अब यहाँ पर आवेश हमारे Q1 डैश और इस पर आवेश हम कह देते हैं Q2 डैश। तो उभयनिष्ठ विभव तो V इक्वल टू, तो यहां से V का इक्वल टू निकालेंगे तो Q बाई C यानी कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि हम जान इसको अगर, क्योंकि Q इक्वल टू क्या था CV, तो V बराबर अगर निकालेंगे, V बराबर क्या होगा Q बाई C। तो V का मतलब होगा विभव, Q का मतलब होगा आवेश, C का मतलब क्या हुआ धारिता। तो पूरे का अगर हम मान रहे हैं कि पूरे का विभव उभयनिष्ठ विभव V है, पूरे का निकालेंगे तो हमको पूरे का आवेश भी लेना पड़ेगा और पूरे की धारिता लेनी पड़ेगी। तो कुल आवेश हमारा क्या है Q1 प्लस Q2, कुल धारिता हमारी कितनी है C1 प्लस C2। तो हमारा उभयनिष्ठ विभव Q1 की वैल्यू हम जानते हैं C1 V1, तो Q1 देखो आप चाहे तो C1 V1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा C2 V2 बटे यहाँ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ये हमारा हो गया उभयनिष्ठ
विभव। तो यहां तक हम लिख लेंगे। अब उसके बाद हमारा आता है कि यहां पर आवेश कितने एक से दूसरे पर गए। तो पहले इसको इतना नोट कर लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ये हमारा है उभयनिष्ठ विभव। यानी जिसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल।